आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स में 8660 का लेवल देखने को मिला। 58 अंकों की तेजी बाजार में है, यानी कि डे हाई की बेहद नजदीक ही बाजार अभी भी कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी के साथ मार्केट्स कामकाज करते हैं और अभी भी जो खरीदारी है वो ऑटो स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए कुछ और सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास एक सवाल रोहित का आया है, दिल्ली से सवाल पूछा गया बीजीआर एनर्जी को लेकर। करीब 500 शेयर है, 137 रुपये के भाव पर खरीदारी है। गौरांग, बीजीआर एनर्जी को आप कैसे देख रहे हैं? फोटोग्राफ ऑफ द बैकड्रॉप। आई कॉल यू बैक एलिजाबेथ। गौरांग, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बीजीआर एनर्जी पे आपकी राय क्या है? हेलो। वेल, कुछ समय पहले कवरेज थी हमारी इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर और अनफॉर्चुनेटली जो रुझान रहा है वो थोड़ा बहुत नकारात्मक सा है। हाल फिलहाल होल्ड की रिकमेंडेशन है। नए निवेश इस पर्टिकुलर स्टॉक में करने की हम हिदायत नहीं देंगे। अगर आपको निवेश करना ही है तो हमारी कवायद होगी टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड या आरईसी। ये पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन रिलेटेड स्टॉक्स हमें पसंद है। बजट के आधार पर भी हमें काफ़ी उत्साह है कि वित्त मंत्री साहब कुछ रियायत बिल्कुल देंगे। जी मानस भाई, नाल्को का चार्ट देखिए जरा। 100 शेयर इनके पास हैं। अनूप ने सवाल भेजा लखनऊ से, 57 रुपये के भाव पे खरीदारी है। नाल्को आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? देखिए, बहुत क्लियर अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करीब 30 रुपए से हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। इम्पॉइंट ये है कि पिछले दिनों स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 71-72 के आसपास था उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये रैली जो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के पिछले करीब 4-5 मंथ से हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगी। स्टॉक के जो टेक्निकल टारगेट है वो करीब 90 रुपए और 92 रुपए की रेंज में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहे, बिल्कुल स्टॉक में बने रहा जा सकता है। अब अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 73 रुपीज़ के नीचे कर लेना चाहिए। जी, अपोलो टायर्स भी एक बार देख लीजिए मानस के, यहाँ पर भी करीब 185 के भाव पे खरीदारी है। 225 शेयर हैं। ये सवाल अभिषेक ने भेजा है दिल्ली से। क्या लग रहा है आपको अपोलो टायर्स में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर पूरे टायर स्पेस की बात करिए तो मैं समझता हूँ कि सबसे म्यूटेड चार्ट्स अगर किसी के हैं तो वो अपोलो टायर्स के हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में आ गया है। 200 रुपये हायर साइड पे और 180 लोअर साइड पे, इसी बैंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक इसके बाहर ना निकले मैं नहीं समझता कोई बड़े मूव की उम्मीद करें। बेटर ये रहेगा कि आपको अगर टायर स्टॉक्स में ही बने रहना है तो एमआरएफ में स्विच कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कोलकाता से अचल जैन ने हमें कॉल किया है। मिस्टर जैन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैंने बालचंदन नगर 158 के भाव से खरीदा हुआ है और JSW 66 के भाव से। बालचंद नगर इंडस्ट्रीज पे आपको राय दिलवा देते हैं। 50 शेयर हैं 158 के भाव पर, 2 रुपए प्रति शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है। गौरांग, आप कैसे देख रहे हैं इस शेयर को? आज 2% तक का मूव है। डिफेंस स्पेस में क्या अभी भी अपसाइड बचा है? वेल साक्षी, डिफेंस रिलेटेड पहले तो निवेश अगर किसी को करना है तो आपके सभी दर्शकों को मैं एक हिदायत दूंगा कि आप नज़रिया कम से कम 2.5-3 साल का रखें, क्योंकि उतना समय लग सकता है किसी भी तरह का फ़ायदा नतीजों के ऊपर आते हुए। वालचंद नगर पर अगर मुनाफा हो रहा है और अगर इनको बदलाव करना है तो मैं इनको राय दूंगा कि एस्ट्रा माइक्रो एक कंपनी है जहाँ पर हमारी कवरेज है और जिस स्तर पर ये कंपनी काम कर रही है यहाँ से आपको नीचे तरफ के दायरे जो हैं वो काफ़ी सीमित है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 161-165 के ऊपर वालचंद नगर को टिकना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होगा और रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से लंबी अवधि के नज़रिए से एस्ट्रा माइक्रो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। एक सवाल एसएमएस से जरिए पहले लेते हैं। निवृत्ता का एक सवाल है कोलकाता से। सवाल है M&M फाइनेंशियल को लेकर। करीब 1000 शेयर हैं 271 के भाव पे। मानस, कैसा दिख रहा है आपको M&M फाइनेंशियल? देखिए, स्टॉक में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है और पिछले करीब अगर आप 7-8 हफ्ते का पैटर्न देखिए तो वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अब स्टॉक को तभी बाई करना चाहिए जब ये अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाए, जो कि 300 रुपए के आसपास है। तो स्टॉक को 300 रुपए के ऊपर ही बाई करें और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 260 के स्टॉप लॉस से बने रहा जा सकता है। ओके, अंकित हमारे साथ मौजूद है मेरठ से। अंकित जी नमस्कार। अंकित, गौरांग सर, मैंने IDFC बैंक लिए हैं लगभग 1500 शेयर 68 के रेट पर। ओके। और सर दूसरा मैं जो है डिविस लैब में और वो खाट में भी निवेश करना चाहता हूँ 1 से 2 साल के तक। ओके,
गौरांग, सवाल एक तो है आईडीएफसी बैंक पर 68 के भाव पे खरीदारी है, 1500 शेयर हैं, नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद आज थोड़ा प्रेशर है शेयर में, 3.5% की गिरावट है और साथ साथ इन्होंने दो नाम और लिए, डिविस लैब और वोकहार्ट, इन दोनों में निवेश करना चाहते हैं। क्या राय रखते हैं आप तीनों शेयरों पर? शुक्रिया इनका सवाल पूछने के लिए। और आईडीएफसी बैंक पर नतीजा है मायूसीजनक नतीजे थे, प्रोविजनिंग को लेकर के थोड़े आंकड़े में गड़बड़ी पाई गई, लेकिन ये इतना बहुत ही रिलेटिवली नया बैंक है सुमित, और अगर जिस तरीके से टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की हैं, आने वाले तिमाहियों में सुधार होता है नतीजों में, और जो भी कदम ये उठाएंगे एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग को लेकर के, मुझे पूरा भरोसा है कि लंबी अवधि के नज़रिए से इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। थोड़ी बहुत गिरावट है, अगर 60 के आसपास आपको बोरा मार्केट में खरीदने मिलता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। मैं हिदायत दूंगा, और किसी को नए सलीके से निवेश करना है तो इस स्तर से शुरू करें, पूरी ताकत लगाए, धीरे धीरे करके अगर नीचे आता है तो और भी जोड़ते जाए। जो फार्मा सेक्टर में 2 स्टॉक का इन्होंने नाम लिया है, वोकहार्ट और डिवीज लेबोरेटरीज, मैं इनको हिदायत करूँगा कि इसमें निवेश न करें। अगर आपको लंबी अवधि का नज़रिया रख के ही निवेश करना है तो मेरी राय में बायोकॉन, शिंजन, ऑरबिंदो फार्मा या सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स है रिलेटिवली फार्मा में जो मुझे काफ़ी पसंद है। और अनिश्चितता जो वोकहार्ट और डिवीज लेबोरेटरीज में है यूएस एफडीओ को लेकर के या पाबंदियों को लेकर के, ऐसी कोई परिस्थिति इन 4 कंपनियों में नज़र नहीं आती। ओके, चलिए अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर आनंद राठी मौजूद हैं, चेयरमैन आनंद राठी के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए भी। सबसे पहला सवाल तो सर बाजार पर ही होगा कि बाजार में लगातार एक तरफा चाल देखी जा रही है। मार्केट्स क्या डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है बजट को, या फिर ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड में था, टेरिटरी में था, इसलिए एक शॉर्ट टर्म मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इस तरह के मूव को जो इतनी सडन एक बाइंग आई है और अक्रॉस द बोर्ड आ रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या मार्केट्स में बजट को डिस्काउंट किया जा रहा है? आपने जो दोनों कारण बताए, मेरे ख्याल से दोनों ही कारण कुछ हद तक हैं, और डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन है कि बजट जो है बहुत अच्छा आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा फेवरेबल होगा, उसको लेके मार्केट में रहती है प्री मार्केट, जब एक्सपेक्टेशंस अच्छी होती तो प्री मार्केट रैली जो है अक्सर आती हैं, और उसका कारण, और दूसरा ये पहले प्रेशर ज़्यादा था और मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड पोजीशन में था, उसको भी करेक्शन हुआ है। जी सर, बजट को लेके ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बजट के अंदर शायद टैक्स को लेकर कुछ बदलाव हों और स्पेशली जो मिडिल क्लास ग्रुप है उसको थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, कंसीडरिंग डिमोनेटाइजेशन मूव जो गवर्नमेंट ने लिया है। आप क्या इससे सहमत हैं? क्या उस तरह की कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, और टैक्स को लेकर क्या राहत दी जा सकती है आम आदमी को? हाँ, आई थिंक ये लगता है मुझे भी बिल्कुल संभव बल्कि निश्चित सा लग रहा है कि इंडिविजुअल टैक्स लेवल पे जरूर कुछ रियायतें दी जाएगी, और साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में भी अब एक कमी का जो है वो आगे से कुछ कमी का माहौल चालू रहेगा। सरकार ने ऑलरेडी कह रखा है कि टैक्स रेट को कॉर्पोरेट में 25% लाना चाहते हैं, और मेरे मानना है कि सरकार उस दिशा में इस बजट में जरूर कदम उठाएगी और कम करेगी। जहाँ तक इंडिविजुअल टैक्स का सवाल है, हाँ कुछ छोटे लेवल पे तो रियायत मिलेगी, मुझे लगता है इसमें भी सरकार कुछ ऐसा करेगी या कम से कम भरोसा दिलाएगी कि आगे जाके इनकम टैक्स की दरों में कमी होने की उम्मीद है। और एक बड़ा मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर सरकार जो एसटीटी जो है उसको या तो कुछ उसमें कम करे, या उसको एक जो पहले शुरू में जब एसटीटी चालू हुआ था कि इसको टैक्स की तरह माना जाए बजाय एक एक्सपेंडिचर तरह है, तो ऐसी चीजें अटकलें लगाई जा रही कि इसमें कुछ सुधार आने की चेंज होने की संभावना है, और उसी के ऊपर मार्केट में आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। जी सर, इस बजट में एलटीसीजी की डेफिनेशन को चेंज करने को लेकर ये बातचीत हो रही है, और शायद ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीडीटी को भी वेव ऑफ किया जाए। क्या ऐसे कुछ उम्मीदें आपको लगती है कि ऐसा शायद हो सकता है, और अगर गवर्नमेंट करती है ऐसा तो कितना हद तक रिलीफ रहेगा इकोनॉमी के लिए भी और मार्केट्स के लिए भी? देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कोई बदलाव इस समय मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ करेगी, क्योंकि इस समय एक माहौल फेवरेबल मार्केट में माहौल चाहिए। उसको बिना चेंज किए हुए अगर एसटीटी की दरों में कुछ कमी की जाती है, या एसटीटी को जैसे मैंने पहले कहा उसको टैक्स की तरह माना जाए, तो उसका बड़ा फेवरेबल मार्केट में असर करेगा, क्योंकि
अभी भी आप देखिए मार्केट में वॉल्यूम्स रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ एसटीटी। कैपिटल गेन्स लगाने की मुझे कोई संभावना अभी नहीं लगती है। राइट सर, आपसे एक ब्रॉडर क्वेश्चन भी ये जानना चाहेंगे, बीते 3 या 4 महीने में या 6 महीने में हमने काफ़ी ओवरडोज ऑफ न्यूज़ फ्लो देखा है भारतीय बाजारों के लिए, भले ही वो ब्रेग्जिट हो, चाइनीज़ युआन का डिवैल्यूएशन हो, या फिर अपकमिंग बजट, इलेक्शंस, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप का आना, तो बहुत कुछ मार्केट्स को अभी डाइजेस्ट करने के लिए मिला है। आगे 6 महीने या 1 साल अभी आप मार्केट्स के लिए कैसे देख रहे हैं? देखिए, मार्केट में जब भी कोई मेजर इवेंट होती है उसका असर होता है, और जैसे बताया आपने ब्रेक्सिट हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन हुआ, और यहाँ पे अपने बजट आने वाला है, पर उसके पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ जिसका एक शॉर्ट टर्म में अपनी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी असर आया, अपनी जीडीपी रेट में कमी दिखाई दी। तो ये सारे इवेंट्स का इफेक्ट अल्टीमेटली जाके मार्केट्स पे आता है, और अब आगे आने वाले समय में ये देखिए मेजर इवेंट्स में एक ही सब जगह देखिए, यूरोप में भी इलेक्शंस ड्यू हैं, वहाँ क्या होने वाला, ब्रेक्सिट अभी भी अनसर्टेनिटी बना हुआ है, यूके की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, तो जो है ये चीज़ें, परंतु एक जो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से कि अब लगने लगा है कि सब जगह ग्लोबल इकोनॉमी जो बहुत अंडर प्रेशर थी वो ठीक होती जा रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है, यूरोप में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, जापान में भी ठीक होता नज़र आ रहा है। तो ये सब देखते हुए एक बायोंसी का माहौल सारी दुनिया में है। आपने देखा होगा अमेरिकन मार्केट जो है उन्होंने एक नया शिखर स्थापित किया, तो सब जगह अभी एक माहौल जो है पॉजिटिव है, और अभी ऐसा कोई अगले 1 साल में ऐसा नहीं लगता कोई नेगेटिव माहौल आने वाला है। इंडिया के हिसाब से एक जीएसटी का बहुत बड़ा एक जो आने वाला है, अब अप्रैल की डेट तो मान लो चली गई, पर 1 जुलाई से भी अगर आएगा तो उसका भी मार्केट्स पे अच्छा असर रहेगा। जी सर, जिस तरह डिमोनेटाइजेशन का मूव गवर्नमेंट ने लिया, उसके बाद अच्छे रकम भी गवर्नमेंट के पास आई, कंसीडरिंग दिस आपको लगता है कि सोशल स्पेंडिंग जो है इस बार के बजट में वो बढ़ सकती है, और जो सेक्टर्स डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ये सेक्टर जिन पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उतनी ज़्यादा थी ऑलरेडी है, लेकिन उस पर और एलोकेशन बढ़ सकता है और शायद इसका फ़ायदा मिले, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो कॉर्पोरेट इंडिया को आता हुआ दिखाई पड़े? जी बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ कि 2 चीज़ों पे इस बजट में आपको अच्छा असर दिखेगा। एक तो सोशल सिक्योरिटी या सोशल बेनिफिट जो हैं वो उसमें बढ़ोतरी जरूर नज़र आएगी, और दूसरा जो सरकार करने वाली है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है जोर आएगा, और हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग पर्टिकुलरली उसको एनकरेज किया जाए। तो इन चीज़ों को अगर बजट में मद्देनजर रखा जाएगा, जो मेरा मानना है कि सरकार जागरूक है, मेरे ख्याल से करेगी, तो उसका भी एक बहुत अच्छा असर होगा। जी सर, बजट, क्योंकि इस बजट में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक साइड जो यूनियन इलेक्शन गोइंग फॉरवर्ड आने वाले हैं, पहला एस्पेक्ट वो है, दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स का लगातार, यानी कि एफआईएस की लगातार बिकवाली मार्केट्स में देखी जा रही है, तो उसको भी संभालना है, और जो दूसरी इकोनॉमीज हैं उनमें जो पैसा चर्न हो रहा है उसे भी रोकना है। तो किस हद तक गवर्नमेंट इस बजट को बैलेंस कर पाएगी दोनों के बीच में, एक तरफ जाते हुए पैसे को और दूसरी तरफ यूनियन इलेक्शन जो है उनको? आपको क्या लगता है किस तरफ बजट का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए या फिर घरेलू जो निवेश है उसे बढ़ाने के लिए? देखिए, विदेशी निवेशकों का तो मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा, और जो अभी ये यहाँ से जो फंड्स गए हैं, बिकवाली हुई है, मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म सी है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक माहौल बड़ा नेगेटिव हो गया था। जैसे जैसे वापस इकोनॉमी ठीक रास्ते पे आ रही है, और आपने देखा होगा वो बदलाव आ गया है ऑलरेडी। अब जो नवंबर दिसंबर में जितना इंस्टीट्यूशंस एफआईज ने बेचा वो माहौल नहीं है, बल्कि कुछ पैसा आने भी लगा है। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल एफआईज से पैसा आता रहेगा, क्योंकि दुनिया में, वर्ल्ड में लिक्विडिटी बहुत है, और लिक्विडिटी भी मार्केट्स को ड्राइव करती है। तो वो पैसा जो है एमर्जिंग मार्केट से, जैसे इंटरेस्ट रेट जैसे अमेरिका में बढ़ रही है, तो लोग कहते हैं भी कि पैसा सारा
अमेरिका में चला जाएगा। आप अगर पास्ट की हिस्ट्री देखें कि ऐसा नहीं होता है, पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है और पर्टिकुलरली इंडिया अट्रैक्टिव है। जहाँ तक इंडियन इन्वेस्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है कुछ जैसे अगर एसटीटी कम किया जाए तो एक बड़ी रिलीफ इंडियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए होगी और इंडिया में पैसा आएगा, क्योंकि अभी सबसे अट्रैक्टिव एसेट क्लास जो है वो इक्विटी रह गई है और म्यूचुअल फंड्स के जरिए और डायरेक्ट मार्केट में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही रहेगा इंडिया में। राइट सर, इस बार के बजट में आपकी क्या विश लिस्ट है? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूनियन बजट दिस टाइम? देखिए, मेरी एक तो ये धारणा है कि इस यूनियन बजट में पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड जो है, जैसे एसटीटी को कम किया जाए या उसको टैक्स के रूप में माना जाए। दूसरा, ज़्यादा ध्यान इनकम टैक्स रेट में दोनों कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल लेवल में कटौती होनी चाहिए कि लोगों के हाथ में फंड्स ज़्यादा रहें। और तीसरा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, मतलब इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट जो है उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अभी भी इन्वेस्टमेंट किक ऑफ नहीं हो रहा है इंडिया में। और अगर बजट में ज़्यादा प्रावधान किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग में, वो स्पेंड ज़्यादा किया तो इकोनॉमी को फिर से किक स्टार्ट होने का अच्छा मौका रहेगा। जी मिस्टर राठी, एक और अहम चीज़ है कि मार्केट्स में ऑलरेडी बड़ा रनअप आया है लोअर लेवल से। फिलहाल सेंसेक्स करीब 21 के मल्टीपल पे आ चुका है। जिस तरह कॉर्पोरेट अर्निंग है, इन अर्निंग के साथ गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आप कैसे देख रहे हैं, क्या टारगेट्स देख रहे हैं? इसके अलावा क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आई है, छोटे छोटे सेक्टर जैसे लॉजिस्टिक हुआ, यहाँ पे रेलवेज हुआ या फिर एजुकेशन हुआ, टायर हुआ, इनमें बाइंग आई है। तो अब अगर किसी को भी चुनना हो तो किन सेक्टर्स को वो प्रेफर करे, कहाँ पे वो पैसा डाले जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अभी भी कंटिन्यू रहेगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? देखिए, पहले तो ये सब समझा कि ये पी मल्टीपल जो बढ़ा है वो अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं आने के बाद भी बढ़ा है और उसका मुख्य कारण है ये मार्केट आज की तारीख में लिक्विडिटी ड्रिवन है। परंतु लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है उसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेगी तभी बढ़ेगा। मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार होना चालू होगा अगले साल फर्स्ट क्वार्टर से, 2017-18 में अप्रैल जून से उसमें सुधार होना चालू होगा और उसके ऊपर ही मार्केट की ग्रोथ डिपेंड करेगी। ये मेरा मानना है कि भाई रीजनेबल ग्रोथ आएगी। बहुत ज़्यादा मल्टीपल में अब सुधार आने की ऑब्वियसली बहुत गुंजाइश नहीं है, ऑलरेडी मल्टीपल एक हायर लेवल पे है। इसलिए जिन सेक्टर्स में आदमी लगा सकता है वो ग्रोथ सेक्टर होने चाहिए। एक तो मेरा मानना है कि जो कंजम्पशन सेक्टर हैं, पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट रिलेटेड है, क्योंकि ब्याज की दरें लगातार कम होती जा रही हैं, वो अच्छा करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो अच्छा करेंगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर हैं वो भी अच्छा करेंगे। जी।